हे गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। दोस्तों, आज की कहानी जो एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसका नाम है रेवेनेंट। ये कहानी सर्वाइवल स्टोरीज की लिस्ट में टॉप नंबर पर आती है। तो कहानी की शुरुआत होती है अमेरिका के जंगलों से, जहां पर हम एक ग्रुप को देखते हैं जो असल में जंगली जानवर को मारकर उनके चमड़ों को बेचने का व्यापार करते हैं। और इसी में काम करता है हमारी कहानी का अहम किरदार, जिसका नाम है ग्लास, जो कि इस समय अपने बेटे के साथ शिकार पर आया हुआ है। अब वो उसे सारी चीजें सिखा रहा है जिससे कि वो अव्वल दर्जे का शिकारी बन सके। लेकिन तभी हम देखते हैं कि कुछ आदिवासी भागते हुए इनकी तरफ आ रहे हैं, क्योंकि उस कबीले के सरताज की बेटी को किसी ने अगवा कर लिया। अब वो सभी शिकारियों के ग्रुप को चुन चुन कर मार रहा है, क्योंकि उसे पूरा शक है कि इन्हीं लोगों के पास उसकी बेटी है। अचानक सभी पर हमला होना शुरू हो जाता है। ग्लास के बहुत सारे साथी मरने लगते हैं। ये लोग जितना भी हो सके अपने सामानों को इकट्ठा करते हैं और जल्दी से भागने की कोशिश करते हैं। वो सभी लोगों को मारना शुरू कर देते। अब इसमें ग्लास सभी का डट कर सामना करता है और फौरन अपने कैप्टन एंड्रयू को बोट के पास चलने को कहता है, जहां से ये भाग सके। इधर से वो इन सभी को मारकर उनके पास आएगा। वो ऐसे ही करता और कुछ ही देर बाद ये लोग वहां से दूर चले जाते हैं। लेकिन इस लड़ाई में उनके कई लोग मारे जाते हैं और हर तरफ तबाही मच जाती है। जॉन, जो कि इन्हीं के ग्रुप का एक मेंबर है, वो सभी को बताता है कि कबीले के सरताज की बेटी को किसी ने अगवा कर लिया। अब वो उसे बेसब्री से ढूंढ रहा है और जब तक उसे वो नहीं मिलेगी वो नदी के पानी को लाल करता रहेगा। तभी ग्लास अपने बेटे हॉक को संभाल कर रहने को बोलता है और कैप्टन से कहता है कि हमें इस बोट को छोड़ना पड़ेगा और जंगल के बीच से होकर आगे जाना होगा, क्योंकि ऐसे नदी में हमें आसानी से कोई भी देख सकता है। लेकिन वही जॉन सभी को मना करता है ऐसा करने से, क्योंकि पैदल चलने में उन्हें बहुत समय लग सकता है। लेकिन कैप्टन उसके मुंह पर कह देते हैं कि ग्लास को हमसे ज्यादा इस जंगल के बारे में पता है, इसलिए वो जो कह रहा है सही कह रहा है। असल में दोस्तों, जॉन यहाँ पर ग्लास को कुछ खास पसंद नहीं करता था, इसलिए उसकी कई सारी बातों को वो इनकार करता रहता है। अब यहाँ वो लोग किनारे पर रुकते हैं, लेकिन इनके साथ भारी सामान था जिसमें कई किलो चमड़ा भी था। इसलिए ग्लास कहता है कि हम ये सारा सामान यहीं पर छोड़ देना चाहिए या फिर इसको गाड़ देना चाहिए। थोड़ी दिनों बाद हम जब वापस आएंगे तो इसे अपने साथ ले जाएंगे। ऐसे में किसी को पता भी नहीं चलेगा। तो सभी लोग अब गड्ढा खोद कर उसको गाड़ देते हैं। जिस बोट पर ये लोग आए थे उसे पानी में छोड़ देते हैं, लेकिन कुछ लोग इनके साथ आगे नहीं जाना चाहते, इसलिए वो बोट के साथ ही चले जाते हैं। पर कुछ ही दूर जाने के बाद वो कबीले आदिवासी उन्हें देख लेते हैं और इन सभी लोगों को मार डालते हैं। यानी कि ग्लास की बात सही थी, वो असल में उन्हीं का इंतजार कर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ ये लोग आगे बढ़ना शुरू करते हैं और कुछ ही देर बाद एक जगह पर रुककर आराम करने का फैसला करते हैं, क्योंकि रात भी होने वाली थी। वहीं ग्लास सभी के लिए खाने का इंतजाम करने के लिए निकल जाता है। उसे दो भालू के बच्चे दिखते हैं। वो उन पर निशाना लगाता है, लेकिन न जाने कहां से उसकी माँ वहां आ जाती है और उसके ऊपर चढ़ जाती है। ग्लास पूरी ताकत लगा देता है कि वो उससे लड़ सके, लेकिन किसी इंसान का 300 किलो के भालू से लड़ पाना असंभव है। और यहाँ भी वही होता है। अब यहाँ ग्लास नाटक करता है कि वो मर चुका है, इसलिए वो भालू वहां से अपने बच्चों के साथ चली जाती है। लेकिन उसके जाने के बाद ग्लास उस पर निशाना लगाता है और उस गोली चला देता है, लेकिन उस गोली का उस पर कोई भी असर नहीं होता और वो उल्टा और गुस्से में आ जाती है। जिसके बाद होना क्या था, वो उसके शरीर के हर हिस्से को अपने पंजों से खुरेदना शुरू कर देती है। लेकिन यहाँ ग्लास अपनी जेब से चाकू निकालता है और उस पर कई बार हमला करता है, जिससे कि वो आखिर में जाकर मर जाती है। लेकिन अब ग्लास की हालत बहुत ही खराब हो चुकी थी। कुछ देर होने के बाद जब उसके साथियों को ग्लास नहीं दिखता तो वो उसे ढूंढने के लिए जंगल में घूमना शुरू कर देते हैं और उन्हें यहाँ पे ग्लास पड़ा हुआ मिलता है। जब वो उस भालू को उस पर से हटाते हैं तो हैरान रह जाते हैं। उसके पूरे पेट पर खुरेदने का निशान था, गला कटा हुआ था जिसमें से खून नदी के पानी की तरह बह रहा था। अब कैप्टन फौरन उसके गले पर टाके लगाते हैं और बाकी घावों पर, ताकि वो जिंदा बच सके। अब इनकी मुसीबतें कम नहीं हुई थी कि बर्फ गिरना शुरू हो जाती है। वो लोग उसी भालू की खाल को ग्लास के ऊपर रख देते हैं और फिर उसे एक स्ट्रेचर पर लिटाकर आगे बढ़ने लगते हैं। लेकिन रास्ते में एक खड़ी चट्टान आती है जहां पर एक इंसान का भी चल पाना मुश्किल हो पा रहा था। इसलिए जॉन कहता है कि अब हमें इसे यहीं छोड़ देना चाहिए, क्योंकि इसका जिंदा बच पाना बहुत मुश्किल है और अगर हम ऐसे झुंड में चलते रहे तो वो आदिवासी भी हमें देख लेंगे। तब कैप्टन कहता है कि ठीक है, लेकिन वो उसे ऐसी हालत में मरने के लिए छोड़ नहीं सकता, इसलिए वो उस पर बंदूक तान देता है और ये देखकर उसका बेटा हॉक रोने लगता है। कैप्टन से अपनी डैड की जान की भीख मांगता है तो कैप्टन के भी हाथ कांप जाते हैं, इसलिए वो कहता है कि मैं $70 दूंगा अगर कोई इसके साथ यहाँ पर रुकेगा। अब यहाँ दोस्तों दो लड़के अपना हाथ उठाते हैं जिसमें हॉक भी था, लेकिन वो दोनों कहते हैं कि हमें पैसों की जरूरत नहीं है, हम वैसे भी यहाँ रुक सकते हैं। अब ये देखकर जॉन कहता है कि $70 कम है, अगर आप हमें $100 दें तो मैं भी यहाँ रुक सकता हूँ। अब कैप्टन उसकी बात मान जाते हैं और फिर ये तीन लोग वहीं रुक जाते हैं और बचे हुए आगे निकल जाते हैं। अब यहाँ एक पेड़ के सहारे सभी बैठे हुए थे और ग्लास के मरने का वेट कर रहे थे, लेकिन वो इतनी आसानी से मरने वालों में से नहीं है
और ये बात जॉन को समझ आ गई थी, इसलिए उन दोनों बच्चों के जाने के बाद वो जाकर ग्लास के पास बैठ जाता और उससे कहता है कि देखो, अगर तुम्हें मैं लेकर यहाँ पर और देर रहा तो हम सभी लोग मारे जाएंगे, जिसमें तुम्हारा बेटा भी होगा, इसलिए बेहतर होगा कि तुम मेरे हाथों मर जाओ। अब ये बोलकर वो उसका दम घोटना शुरू कर देता है, लेकिन इतने में वहां पर हॉक आ जाता है और जॉन को धक्का देकर पीछे कर देता है। जोर जोर से वो चिल्लाना शुरू कर देता है ताकि ब्रीज सुन सके, लेकिन इतने में जॉन उसके पेट में चाकू घुसा देता है, जिससे उसकी वहीं मौत हो जाती है। ये सब ग्लास देख रहा था। वो बहुत कोशिश करता है कि अपनी बेटी को बचा सके, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता और ये दर्द हम उसके चेहरे पर देख सकते हैं। वो पूरी तरह से मायूस हो जाता है, जिसके बाद जॉन उसकी लाश को वहीं दफना देता है और जाकर ब्रीज को बुला कर लाता है और उसे झूठ कहता है कि यहाँ पर किसी भी समय वो आदिवासी आ सकते हैं। मैंने उन्हें आते हुए देखा था, इसलिए हमें यहाँ से फौरन निकलना चाहिए। वो उसकी बात मान जाता है, लेकिन तभी उसे हॉक का ख्याल आता है और उसके बारे में वो पूछता है, लेकिन जॉन कुछ नहीं बताता और जिसके बाद वो दोनों ग्लास को वहीं जिंदा दफन कर देते हैं और वहां से भाग जाते हैं। लेकिन कुछ दूर जाने के बाद ब्रीज को पता चलता है कि कोई भी आदिवासी नहीं आ रहा है। उन्होंने जो ग्लास के साथ किया वो गलत था। अब वो वापस जाने के लिए सोचता है, पर जॉन कहता है कि अब वहां जाने का कोई भी मतलब नहीं है, क्योंकि ग्लास कब का मर चुका होगा। वहीं दूसरी ओर ग्लास जमीन के अंदर दफन है, लेकिन उसके दिमाग में उसके अतीत की बातें घूम रही थी। वो समय जब उसने अपनी बीवी को खो दिया था। जब वो अपने गांव पहुंचा तो कुछ आदिवासियों लोगों ने उसके पूरे परिवार को, पूरे गांव को आग लगा दिया, उसकी बीवी को गोली मार दिया। अपनी बीवी की लाश को देखकर वो पूरी तरह से टूट जाता है और आज उसने अपने बेटे को भी खो दिया, लेकिन वो अपनी बेटी की जान का बदला लेकर रहेगा और इसीलिए वो खुद को बड़े ही मुश्किलों के बाद जमीन से बाहर निकालता है और अपनी बेटी के पास जाता है, लेकिन वो अब मर चुका है। वो हॉक से कहता है कि बेटे, मैं यही हूँ, तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। इसलिए वो रेंगते हुए आगे जाता और देखता है कि वहां पर एक नदी बह रही है, इसलिए वो नीचे जाता और अपनी बोतल पर पानी भरता है। लेकिन जैसे ही वो पानी पीता है, सारा पानी उसके गले से बाहर गिरता है, क्योंकि उसके गले में एक बहुत बड़ा कट लगा हुआ था। इसलिए उसे सबसे पहले तो उसे ठीक करना होगा और इसीलिए वो आग जलाता है और उसके पास कुछ बारूद था, जिसे वो अपनी चोट पर लगा देता है। एक लकड़ी से आग को सुलगा देता है, जिससे दोनों स्किन चिपक जाती है। ऐसा करने में उसे इतना दर्द होता है कि वो वहीं बेहोश हो जाता है। वहीं दूसरी ओर अब कैप्टन और सभी साथी धीरे धीरे करके अपने कस्बे की ओर जा रहे थे। अब उनके साथ ब्रीज भी जुड़ चुका था। वहां ग्लास अब एक गुफा में अपनी रात गुजारता है और अगले दिन एक चिड़िया को मार कर खाता है। लेकिन तभी उसकी नजर पहाड़ पर जाती है, जहां पर कुछ घोड़े आ रहे थे, जिसमें आदिवासी भी थे। वो फौरन नदी में कूद जाता और उन्हें बचने के लिए दूर भागना शुरू कर देता है। नदी का पानी बहुत ही ठंडा होता है, लेकिन उसे फिर भी ये करना ही पड़ेगा, वरना वो लोग उसे मार डालेंगे। अब वो नदी में बहते हुए मीलों दूर आ जाता है। यहाँ उसका पूरा शरीर जम चुका था, जिस वजह से उसे बहुत ज्यादा ठंड लग रही थी। उधर ब्रीज और जॉन एक जगह पहुंचते हैं जहाँ पर लोगों की लाशें पड़ी हुई थी। असल में ये काम भी उन्हीं आदिवासियों ने किया था। वहाँ एक जानवर को मारकर वो अपने रात का खाने का इंतजाम करते हैं और इन्हें अभी यहाँ पर लंबा सफर तय करना है, क्योंकि यहाँ से इनका किला मीलों दूर है। अभी तक वो कैप्टन और उसके साथ के लोग भी वहां तक नहीं पहुंच सके हैं। उधर ग्लास को जब होश आता है तो वो देखता है कि उसका जख्म अब सड़ने लगा है, इसलिए उसे फौरन कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, लेकिन सबसे पहले उसे खाना चाहिए। इसलिए वो नदी से एक मछली को पकड़ता है और उसे जिंदा ही खा जाता है। और ये देखकर आप पता लगा सकते हैं कि उसे किस कदर भूख लगी थी। अब वो उसी रात देखता है कि कुछ ऊंचाई पर एक आदमी ने आग जलाई हुई है। एक भैंस को मार कर वो खा रहा है। अब वो उसके पास रेंगते हुए जाता है और कुछ खाने के लिए मांगता है। अब वो आदमी पहले तो ग्लास को दुश्मन समझता है, लेकिन उसके इशारों से वो समझ जाता है कि वो भूखा है, इसलिए वो उसे कुछ खाने को दे देता है। दोनों उस रात पेट भरकर खाना खाते। लेकिन अगले दिन वो आदमी देखता है कि ग्लास की पीठ पर घाव का निशान है और इसीलिए वो उसे उठाता है और इसकी वजह पूछता है। तो वो बताता है कि एक भालू ने उस पर हमला कर दिया, जिसके बाद उसके लोगों ने उसे ऐसे ही मरने के लिए छोड़ दिया। उसकी बातें सुनकर वो आदमी खुद की भी कहानी बताता और कहता है कि मुझे भी ऐसे ही मेरे साथियों ने मरने के लिए छोड़ दिया। यहाँ वो आदमी अपना नाम यूको बताता है, जिसके बाद दोनों आगे का सफर तय करते। उधर ब्रीज और जॉन दोनों अपने कस्बे पहुंच गए थे, लेकिन वहां जाने से पहले जॉन ब्रीज को धमकाता है कि अगर तुमने किसी को कुछ बताया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, और इसीलिए वो चुप हो जाता है। वो वहां जॉन चुपचाप कैप्टन से $100 ले लेता है और झूठ बोलता है कि उसकी पहले ही मौत हो गई थी, इसलिए हमने उसे वहीं दफना दिया। लेकिन ब्रीज पैसों को नहीं लेता और वहां से उठकर चला जाता है, जिससे कैप्टन को जॉन की बातों पर कुछ शक होता है कि वो झूठ बोल रहा है। उधर यूको और ग्लास दोनों ही एक साथ आगे बढ़ रहे थे, लेकिन तभी एक तूफान आ जाता है, जिसकी वजह से उन्हें एक जगह रुकना पड़ता है और वहीं रात गुजारनी पड़ती है। लेकिन यहाँ यूको ग्लास के जख्मों को ठीक करता है और उसमें मरहम लगाता है, जिसके बाद दोनों के लिए एक शेल्टर भी बनाता है और ऐसे ही वो रात कट जाती है। लेकिन जब वो अगले दिन सोकर उठता है तो उसे कहीं यूको आसपास दिखाई नहीं दे रहा था।
इसलिए वो उसे ढूंढने के लिए थोड़ा आगे जाता है और देखता है कि उसकी लाश असल में एक पेड़ से लटकी हुई है और इस पर कुछ लिखा हुआ है, वो भी फ्रेंच में। अब ये देखकर वो दंग रह जाता है। तभी उसे कुछ हलचल सुनाई देती है। जब वो आगे जाता है तो देखता है कि वहां पर फ्रेंच शिकारी है जिसके पास उस कबीले के सरताज की बेटी है, जिसकी वजह से वो सभी लोगों को मार रहा था। इसलिए वो सही मौके का वेट करता है और जब उस ग्रुप का सरताज उस लड़की के साथ गलत काम कर रहा होता है तो वो रेंगते हुए उसके पास जाता है और उसको ये बंदूक उस पर तान देता है और फिर उस लड़की से कहता है कि इसे पकड़ कर रखो, मैं घोड़े को लेकर आता हूँ। लेकिन इतने में वो लड़की उसे मार देती है और वहां से भाग जाती है। अब उस आदमी की चीख को सुनकर सभी शिकारी ग्लास के पीछे पड़ जाते हैं, लेकिन वो जैसे तैसे खुद को बचाकर वहां से भागने में कामयाब हो जाता है। लेकिन उसके पीछे एक डिब्बा गिर जाता है जो कि हॉक का था। अब अगले दिन जब उसकी आंख खुलती है तो वो देखता है कि वो आदिवासी वहां भी पहुंच गए। इसलिए वो अपने घोड़े को लेकर वहां से भागना शुरू कर देता है, लेकिन कितनी दूर वो भाग पाएगा क्योंकि उसके आगे खाई आ चुकी थी और इसीलिए वो अपने घोड़े के साथ उसी खाई में कूद जाता है। अब वो घोड़ा तो नीचे गिरकर मारा जाता है, लेकिन ग्लास बच जाता है क्योंकि वो पेड़ से टकराते हुए नीचे आया था और इसी वजह से उसे थोड़ी कम चोट आई थी। लेकिन यहाँ उसके लिए एक और मुसीबत आ जाती है, वो थी बर्फीला तूफान। उसके पास जो भालू की खाल थी वो तो ऊपर ही छूट गई थी, इसलिए अब ठंड से बचने के लिए उसे कुछ और ढूंढना पड़ेगा। और अब यहाँ पर आता है इस कहानी का सबसे बेहतरीन सीन। यहाँ अब ग्लास उस मरे हुए घोड़े की पूरी बॉडी को फाड़ देता है और फिर उसकी अतड़ियों को बाहर निकालता है और खुद उसके अंदर जाकर सो जाता है और कुछ इस तरह से खुद को ठंड से बचाता है। जब अगले दिन उसकी आंख खुलती है तो सबसे पहले उस घोड़े का शुक्रिया अदा करता है और फिर वहां से आगे बढ़ता है। उधर फोर्ट में एक फ्रेंच शिकारी इन अमेरिकन के पास मदद के लिए पहुंचता है। उन्हें बताता है कि एक रात पहले हमारे कुछ लोग मारे गए और हमारा खाना भी खत्म हो चुका है, इसलिए आपसे मदद चाहिए। तभी वो अपनी जेब से एक बोतल निकालकर सामने रखता है, जिससे ब्रीज पहचान लेता है और बताता है कि ये तो मैंने हॉक को दी थी, इसका मतलब है कि वो अभी भी जिंदा है। लेकिन असल में उन्हें सच्चाई पता नहीं है ये बोतल आई कहाँ से। अब सभी हॉक को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं, लेकिन वहां उन्हें न जाने कैसे पर ग्लास मिल जाता है, जिसे देखकर सभी हैरान थे कि ये अभी तक जिंदा कैसे है। वो उसे लेकर कैप्टन के पास वापस आते हैं और तब वो कैप्टन को जाकर सारी बात बताता है कि जॉन ने मेरे बेटे को मार दिया और मुझे जिंदा ही दफना दिया। वो फौरन जॉन को अरेस्ट करने का ऑर्डर देते हैं, लेकिन जब सभी लोग फोर्ट पहुंचते हैं तो वहां उन्हें पता चलता है कि जॉन तो कब का भाग चुका है और उसने उनके सारे पैसों को भी चुरा लिया। इसके बाद कैप्टन ग्लास से उसकी हाल चाल पूछने के लिए जाते हैं तो वो उन्हें बताता है कि अब जॉन आपका नहीं मेरा शिकार है, इसलिए दोनों अपने अपने घोड़े पर निकल जाते हैं उसे बदला लेने के लिए। लेकिन ग्लास कहता है कि यह जंगल बहुत बड़ा है, हमें अलग अलग उसे ढूंढना होगा। कुछ ही समय बाद जॉन को कैप्टन देख लेता है, लेकिन उससे पहले ही वो उसे मार देता है। अब गोली की आवाज़ सुनकर कैप्टन के पास ग्लास आता है, लेकिन तब तक वो मर चुके थे। लेकिन यहाँ उसे पता था कि जॉन छुप कर वार करेगा और इसीलिए वो एक तरकीब निकालता है और कैप्टन की लाश को एक दूसरे घोड़े पर रखकर आगे भेज देता है, जिससे कि जॉन देख लेता है और उसे लगता है कि ये ग्लास है, इसलिए वो उस पर शूट कर देता है जिससे वो गिर जाता है। लेकिन जब वो पास जाकर देखता है तो वो असल में कैप्टन ही था। इतने में पीछे से ग्लास आ जाता है और उस पर गोली चला देता है। लेकिन यहाँ उसकी किस्मत अच्छी होती है कि वो बच निकलता है, पर अब ग्लास उसे छोड़ने वाला नहीं है, वो उसे मार कर रहेगा, इसीलिए वो उसका पीछा करता है। दोनों नदी के किनारे आमने सामने आ जाते हैं, जहाँ पर उन दोनों के बीच में एक भयंकर लड़ाई होती है, जिसमें ग्लास जॉन को गिरा देता है। जॉन कहता है कि अगर तुम्हें मुझे मारना है तो मार दो, लेकिन इससे तुम्हारा बेटा वापस नहीं आएगा। तो वो उसे इमोशनली हराने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो कहता है कि तुम्हारा फैसला ऊपर वाला करेगा। ये बोलकर वो उसे चाकू मार देता है, लेकिन इतने में वहां कुछ आदिवासी आ जाते हैं और इसीलिए वो जॉन को उसी नदी में बहा देता है। सामने से आ रहे आदिवासी जॉन को पकड़ लेते हैं और ग्लास के सामने ही उसे जान से मार देते हैं। लेकिन वो ग्लास को कुछ नहीं करते, क्योंकि उसके साथ उस सरताज की बेटी भी थी जिसकी जान ग्लास ने बचाई थी, और वो सरदार और उसकी बेटी उसे देखते हुए आगे बढ़ जाते। अब कहानी के आखिर में ग्लास को अपनी वाइफ की परछाई दिखाई देती है, जो अब उसे छोड़कर जा रही थी। पूरी कहानी में ग्लास को बार बार वो दिखाई दे रही थी ताकि उसे हिम्मत मिलती रहे और वो आगे बढ़ता रहे, पर अब उसका मकसद पूरा हो गया और ग्लास को खुद आगे बढ़ना होगा। कहानी के आखिर में ग्लास हमारी तरफ देखता है और कहता है कि कभी भी लाइफ में हिम्मत मत हारना, और कहानी खत्म हो जाती है। दोस्तों, इस फिल्म में लियोनार्डो डिकैप्रियो और टॉम हार्डी ने बहुत ही बेहतरीन एक्टिंग करी है और इसीलिए लियोनार्डो डिकैप्रियो को इसके लिए ऑस्कर भी मिला था। वेल, आपको कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। पीस आउट।